हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं फार्मा जंक्शन। जैसा आपको सबको पता है कि अभी हम एक सीरीज चला रहे हैं, उसका नाम है फार्मास्यूटिक्स एक्सप्रेस। हाँ सर, ये चीज़ें पता है। और आज उसकी यूनिट 2 का लेक्चर फर्स्ट आप देख रहे हो, जो कि टॉपिक रहने वाला है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। बच्चे की जो कि लास्ट वीडियोज़ आई होंगी मेरी 6 से 7 वीडियोज़, उसमें मैंने यूनिट फर्स्ट को अच्छे से कवर किया है। तो आप एक बार उनको देख के फिर सिक्वेंस में आप पढ़ाई करोगे तो मज़ा आएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि बेटा प्रैक्टिकल होके पढ़ना सीखो। जब आप प्रैक्टिकल होके पढ़ना सीखते हो तो आप अपने दिमाग से सोचते हो और अपना दिमाग खोलते हो। हाँ सर, ये चीज़ें आपने पहले ही बताई थी। तो अब पहले भी बताई तो थी, लेकिन ना केवल बताई थी, अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी। और जब इम्प्लीमेंट होंगी तो भैया हमने ये बताया था कि हम क्या हैं, हम फार्मासिस्ट हैं। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं डोजेज। कैसे? टैबलेट, जैसे टैबलेट बनाते हैं, कैप्सूल बनाते हैं, सिरप्स बनाते हैं और लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आप अगर डोजेस फॉर्म वाली वीडियो देख के आए हो तो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि कितने टाइप के डोजेस फॉर्म होते हैं। 4 टाइप के डोजेस फॉर्म होते हैं, उसमें सर इनकी बात कर रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये फार्मासिस्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे बात इसलिए बतानी ये जरूरी है बच्चे, क्योंकि मैं ये बता रहा हूं कि रिक्वायरमेंट ही क्यों है। हम सर फार्मेसी करने आए, मैथ से बच के फार्मा किए, इंजीनियरिंग ना करके हम फार्मेसी कर रहे हैं, तो हमें मैथ क्यों पढ़नी पड़ रही है? बच्चे यहाँ पे मैथ आपको नहीं पढ़नी पड़ रही है, आपको केवल कैलकुलेशंस पढ़ने होंगे, वो छोटे मोटे कैलकुलेशंस होंगे और इसलिए पढ़नी पड़ रही है। मैं यही यहाँ पे बता रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट्स ही क्यों है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन पढ़ने की। जैसा कि सर आपने बताया कि हम क्या है, फार्मासिस्ट हैं। हाँ सर, ये समझ में आ गया कि हम और आप फार्मासिस्ट हैं और हमें क्या बनाना है, टैबलेट बनाना है सर, कैप्सूल बनाना है, सिरप्स बनाना है। इस वजह से डोजेस फॉर्म जो बनते हैं वो हम बनाते हैं और कई सारी चीजें हम बनाते हैं। हाँ सर, समझ में आ गया। सो एक्सप्लोर करना क्यों जरूरी है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन को? तो सबसे पहले हमें क्या सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या टर्म्स होते हैं जो कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले कुछ भी चीजें समझने से पहले हम बात करेंगे मेट्रोलॉजी पे। हाँ सर, मेट्रोलॉजी, मेट्रो क्या है सर? मेट्रोलॉजी क्या है? मेट्रो तो सर वो जो ट्रेन चलती हैं वो हैं, लेकिन मेट्रोलॉजी क्या है? तो बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेट्रोलॉजी क्या है। मेट्रोलॉजी इज ए साइंस दैट डील्स विथ वेट और मेजर्स से डील करती है। सर ये तो समझ में आ गया कि अगर फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस की कोई बात करेगा तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, मेट्रोलॉजी आना चाहिए। अब मेट्रोलॉजी की क्या कहानी है वो आगे मैं बताऊंगा। यहां तक ये स्लाइड आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई है कि रिक्वायरमेंट्स में मैंने बताया कि हम दवाई और जो कैप्सूल होते हैं, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, पिल्स, ये सारी चीजें हम बनाते हैं। इस वजह से हमें फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन पढ़ना जरूरी है। अब फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन पढ़ने के लिए हमें क्या जरूरी है, मेट्रोलॉजी जरूरी है और मेट्रोलॉजी पे मैं फर्दर बात करूंगा। अब बच्चे जैसे ही बात करते हैं मेट्रोलॉजी पे, तो सर मेट्रोलॉजी पे तो बात करेंगे ही। सबसे पहले मेट्रोलॉजी को 2 टाइप में आप डिवाइड कर दो। ठीक है सर, फ्लो चार्ट के उसमें मैं यहां पर डिवाइड कर रहा हूं। तो जो पहला है वो है इंपेरिकल सिस्टम, एंड सेकेंड वन इज मैट्रिक सिस्टम। अब ये चीजें समझ में आ गई ना? मैंने क्या बताया अभी तक? आप जब पहले तो आप कॉपी पेन खोल के बैठे हो ना, जब कॉपी पेन खोल के बैठोगे तो सेम ऐसे ही नोट्स आप भी बनाओगे ना, तो आपको भी मजा आएगा और आपकी नोट्स भी बहुत बुलंद तरीके से बन जाएगी। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब सर ये बता दो कि मेट्रोलॉजी तो हम समझ गए कि वेट और मेजर्स का कुछ हिसाब किताब होता है। इसके 2 टाइप आपने बता दिए। एक तो हो गया इंपेरिकल सिस्टम, यहां पे इंपेरिकल सिस्टम आपने बताया था, और सेकंड वन क्या है, मैट्रिक सिस्टम। अब इसमें जिस पे जोर देने वाली बात है, क्योंकि काम की बात अपन पढ़ेंगे, तो जो इंपेरिकल को मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। इंपेरिकल क्या होता है, ये जो पहले के जमाने में, मतलब जो आपके बब्बा जो पहले के एंशिएंट टाइम पे जो चीजें यूज होती थी उसको हम कहते हैं इंपेरिकल सिस्टम। जो कैलकुलेशन मेथड्स उस समय यूज होती होंगी, जो कैलकुलेशन का उस समय जो सिस्टम यूज होता था उसको कहते हैं इंपेरिकल सिस्टम। और उसकी जो एसआई यूनिट्स होती हैं, जो उसकी जो फेमस यूनिट्स होती हैं वो इंच होती हैं बेटा, फुट होती हैं, फिट होती हैं। इनमें कुछ होता है। आप इंपेरिकल जब इनको डिवाइड करना तो इंपेरिकल में इतना लिखना कि पुराने जमाने का सिस्टम है और इसके कुछ एसआई यूनिट्स ये
हैं, ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस आते नहीं, इस वजह से मैंने डिटेल पे नहीं किया है, लेक्चर छोटा करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं मैट्रिक सिस्टम की। अब मैट्रिक सिस्टम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अभी का है और चीज़ें जो अभी ट्रेंड कर रही होती हैं उस पर बात करना सबको अच्छा लगता है और आरजीपीवी आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम वही पूछना पसंद करती है। बॉस आगे बढ़ जाते हैं, मैट्रिक सिस्टम पे अच्छे से बात करते हैं। हाँ सर, मैट्रिक सिस्टम पे अच्छे से बात करने से पहले आप बताओ कि मैट्रिक सिस्टम है क्या, चल क्या रहा है ये सारी चीजें। तो मैंने यही तो किया है बेटा, यहां पे मैट्रिक सिस्टम को अच्छे से डिटेल में आपको आगे के कुछ स्लाइड्स में बताऊंगा। सो सबसे पहले मैट्रिक सिस्टम इज यूज्ड इन द इंडियन फार्माकोपिया। मैंने पहले भी बोला, आप पिछली वीडियो देख के आओगे तो आपको ये टर्म्स नए नहीं लगेंगे। अब मैं यहाँ पे आईपी, बीपी, यूएसपी पढ़ाने बैठूं तो काफ़ी देर हो जाएगी, शायद लेक्चर 2 से 3 घंटे का हो जाएगा। आप भी उस 2 से 3 घंटे के लेक्चर को नहीं ले पाओगे, इसीलिए मैंने पार्ट्स में पढ़ाया है, तो आप वो देख के आओ। तो इंडियन फार्माकोपिया, मैं ऐसी उम्मीद आपसे करता हूँ कि आपको पता होगा सर ये क्या है। अब ये पता है तो ये यूज होता है कहाँ, मैट्रिक सिस्टम इंडियन फार्माकोपिया में यूज होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेट एंड कैपेसिटी। अब एक चीज, जो कीवर्ड्स होते हैं, मेन कीवर्ड्स होते हैं, उसको आप हाईलाइट, अंडरलाइन और ये अपने दिमाग में हाईलाइट कर लेना बच्चे, क्योंकि सबसे पहले अगर मैट्रिक सिस्टम की कोई बात करें तो आप ये याद आ जाना चाहिए इंडियन फार्माकोपिया में यूज होता है, किस लिए यूज होता है, वेट और कैपेसिटी के लिए। बाकी ये सारी चीजें जो सेंटेंस बनाने के लिए है वो आपके काम की नहीं है, वो बस सेंटेंस के लिए ही है। आपको केवल इतना याद रखना है, मैट्रिक सिस्टम से हमें याद आना चाहिए इंडियन फार्माकोपिया में यूज होता है और किस लिए यूज होता है, वेट और कैपेसिटी के लिए यूज होता है। बॉस यहां तक समझ में आ गया, आगे बताओ। फॉर मेजरिंग वेट मैंने क्या बताया, वेट और कैपेसिटी के लिए यूज होता है। अब आगे फर्दर आप बात कर रहे हो तो वेट और वेट के लिए जो मेजर करते हैं वो एनालिटिकल वेइंग बैलेंस होता है। सर ये क्या है, सर ये क्या है, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये एनालिटिकल वेइंग बैलेंस होता है और एक होता है वेट बॉक्स। सर ये दो चीजें कुछ नई लग रही हैं, आपने हाईलाइट भी किया है, शायद कलर चेंज किया है, तो इस पे जोर देने लायक चीजें हैं। अब आप अपने जब लैब में जाओगे तो ये सारी चीजों को आपको ये सारी चीजों से आप रूबरू होगे जब, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से एनालिटिकल वेइंग बैलेंस और वेट बॉक्स यूज होता है किसके लिए, वेइंग बैलेंस के लिए। और क्या होना चाहिए, दोनों ही क्लीन होने चाहिए और डस्ट फ्री होने चाहिए। सर क्लीन और डस्ट फ्री से क्या होगा, अब आप सोचो कि आप पैरासीटामोल की टैबलेट बना रहे हो, जिस वेइंग बैलेंस पे आप वे कर रहे हो वही गंदा है, तो उसमें इंप्योरिटीज आएंगी और इंप्योरिटीज इनडायरेक्टली लीड्स टू इरिटेशन, पेशेंट को साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, ये सारी चीजें आने लगेंगे। सो अच्छे फॉर्मुलेशन वो नहीं बन पाएगा। इस वजह से यहां पे आप इतना ध्यान रखो कि वेइंग बैलेंस, एनालिटिकल वेइंग बैलेंस और वेट बॉक्स हम यूज करते हैं और क्लीन होना चाहिए और डस्ट फ्री होना चाहिए। सर आगे बताओ, एक ये नई चीज आपने लिखी है बटर पेपर। सर हमने वो बटर तो हम अमूल का बटर जानते हैं और जो भी चीज़ बटर, ये सारी चीज़ें हमें पता है, लेकिन बटर पेपर क्या है सर? बटर पेपर खाने की चीज़ है? नहीं, खाने की चीज़ नहीं है भैया, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। बटर पेपर शुड बी, जो भी जब हम वे करते हैं किसी चीज को, मैं आगे वाली स्लाइड में बहुत अच्छे से बताऊंगा, जब भी किसी चीज को वे करते हैं तो बटर पेपर को पहले रखा जाता है, तो वेइंग बैलेंस में बटर पेपर यूज होता है। बॉस ये भी समझ में आ गया। और बटर पेपर इज यूज्ड बिकॉज इट इज नॉन ग्रीसी और लाइट इन वेट। दो चीजें आपको समझ में आ गई। हाँ सर, हमें समझ में आ गई कि बटर पेपर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि नॉन ग्रीसी होता है और लाइट होता है वेट में। बटर पेपर का कोई वेट नहीं होता। अगर एनालिटिकल वेइंग बैलेंस पे या जो वेट बॉक्स है उस पे आप रखते हो तो उसका कोई वेट नहीं होता। और क्या होता है, नॉन ग्रीसी होता है, मतलब जो हमारा मटेरियल है वो स्टिक नहीं होता उसमें, और ये इसका एडवांटेज है। इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ये क्या आपने ऐड कर दिया है, तो सर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है आपका वेट बॉक्स। ठीक है सर, ये वेट बॉक्स है। सर ये क्या है, टिश्यू पेपर? नहीं सर, ये बटर पेपर है, बटर पेपर है। ये क्या है सर, एनालिटिकल वेइंग बैलेंस। तीन चीजें मैंने आपको ऐड कर दी है यहां। सबसे पहले मैं बटर पेपर पे बात कर लेता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा जरूरी सा है। जरूरी तो सभी हैं, मैं इस पे पहले बात करता हूं। बटर पेपर कुछ ऐसा दिखता है बेटा, और बहुत पतला होता है, डस्ट नहीं पकड़ता और नॉन ग्रीसी होता है। अगर कोई चीज ग्रीसी होती है,
ग्रिशी नेचर होती है, तो अगर कोई भी आप उस पर मटेरियल वे कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो मटेरियल को स्टिक कर लेगा। यस और नो, कर लेगा। तो यहाँ पे बटर पेपर इसलिए यूज होता है क्योंकि वेट में काफी लाइट होता है। देखो शायद ये हवा से उड़ भी रहा है, जो भी बातें हो, लेकिन पहले हम सबसे बात करते हैं एनालिटिकल वेइंग बैलेंस पे। सर ठीक है, एनालिटिकल वेइंग बैलेंस पे आप बात करो। एनालिटिकल वेइंग बैलेंस पे आपको क्या समझ में आ रहा है? ये बॉक्स वाला रीजन मैं एक बार को कहता हूं आप हटा दो। ठीक है सर, हटा दिया। मान लो ये है मेन हमारा। तो बच्चे जो भी आपको आपके दिमाग में जो तराजू आता है जिसपे बीच में ये देखो, यहाँ पे मेन पॉइंट है सेंटर, और यहाँ पे दोनों साइड इक्वल इक्वल चीजें हैं, तो बाकी ये जब जो भी चीजें हैं वो इधर भी बराबर जाएंगी, इधर भी बराबर जाएंगी, और जो भी वेट आप रखोगे वो दोनों में इक्विलिब्रियम मेंटेन होके ये तराजू वाला खेल है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं एनालिटिकल वेइंग बैलेंस। सर ठीक है, समझ में आ गया। वेट बॉक्स की कहानी बताओ। वेट बॉक्स ऐसा कुछ दिखता है बच्चे, और ये मैट्रिक सिस्टम में यूज होता है। अब जैसे आप इसको कैसे लिखोगे, मैं बता रहा हूँ ना कि आप मैट्रिक सिस्टम तो लिख रहे हो, फिर उसमें लिखोगे इंडियन फार्माकोपिया में यूज होता है। किस लिए होता है? वेट और वॉल्यूम के लिए यूज होता है। फिर वेट के लिए कैसे कैसे होता है, और ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लोर करा रहा हूं अभी। और जैसे वेट के लिए क्या क्या होता है, तो फिर आप लिखोगे एनालिटिकल वेइंग बैलेंस होता है, वेट बॉक्स होता है, फिर इन्हीं में अटैच करके आप बटर पेपर का लिखोगे। ये सारी चीजें आप बल्क वहां बढ़ाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। वेइंग बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे जो इसमें ये डाइज बनी हुई हैं, होल्स बने हुए हैं, यहाँ पे रखा जाता है और वे हो जाता है। ठीक है सर, यहां तक भी समझ में आ गया। अब आगे बता दो। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ वेट इन मैट्रिक सिस्टम। कैसे कैसे क्या क्या सारी चीजें होती हैं सर, इसके बारे में थोड़ा आप हमें बता दो, और कि मेजरमेंट कैसे होता है वेट का मैट्रिक सिस्टम में। तो सबसे पहले वेट की जो एसआई यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। सर ये तो हमें भी पता है कि हम भी जब वेट करते थे अपना, तो वेट आता था 50 किलो है, 50 किलोग्राम है या 70 किलोग्राम है, जो भी केजी में आता था। हाँ सर, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि ये स्टैंडर्ड यूनिट है। सबको पता होगा ये वेट की स्टैंडर्ड यूनिट है। फॉर मेजरमेंट ऑफ वेट एंड ऑल अदर मेजर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इट। Here are relationship between some metric unit mass। एक चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, किलोग्राम जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, और इसी से सारी चीज़ें डिराइव हुई हैं। हाँ सर, ये समझ में आ गया कि किलोग्राम जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है। कुछ यहाँ पे ये डाटा जो है ये भी आपको याद करना एज इट इज़ बहुत ज़रूरी है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम्स होते हैं, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होते हैं, 1 डेसीग्राम में 0.1 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं। सर ये चीज़ें मुझे पहले से ही पता थे, लेकिन आप फिर भी पढ़ा रहे हो तो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चे, जैसा आप पढ़ लिए इसको आप ऐसे ही उतार लो। आगे बढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम पे आते हैं। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, सर ये क्या है? मैंने पहले ही बताया था कि मैट्रिक सिस्टम में हम क्या करते हैं, वेट और वॉल्यूम को मेजर करते हैं। अब वेट की तो मैंने आपको बात बता दी, अब वॉल्यूम की बात करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले लीटर जो होता है, जैसे वहां पे अब वॉल्यूम की बात करें तो आप कभी बेटा जब अपने घर में आपकी मम्मी कभी आपसे दूध मंगाती हैं तो आप कभी किलो में तो नहीं लाते ना, 1 किलो दूध मैंने लाया, 1 लीटर लाते हो, 2 लीटर लाते हो, 3 लीटर लाते हो। सो यहाँ पे जो लीटर होती है वो होती है स्टैंडर्ड यूनिट। सर ये चीज़ें समझ में आ गई कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, लीटर, और जो भी लीटर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी एंड ऑल मेजर कैपेसिटी आर डिराइव्ड फ्रॉम इट। एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई ना कि लीटर हो गया, अब लीटर से ही सारी चीज़ें डिराइव होंगी। हाँ सर, ये मुझे भी समझ में आ गया। 1 लीटर में क्या होता है, 1000 ml होते हैं। आगे बढ़ते हैं, फार्मासिस्ट sometime requires to convert a formula from one system to other or to dispense prepared doses form like mixture, lotion, ointment। सर यहाँ पे इसको पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जब फार्मासिस्ट जब दवाइयाँ बनाता है तो हो सकता है उसे यूनिट का कन्वर्जन करना पड़े, और उसी कन्वर्जन को हम फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन कहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग दिस हियर। ओके, सो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक फार्मासिस्ट जो होता है, जो ड्रग मैन होता है, जो ड्रग एक्सपर्ट होता है, जो केमिस्ट होता है, उसका क्या काम होता है, डिस्पेंस करना, किसका, डोजेस फॉर्म, या डिस्पेंस करना या उसको बनाना, प्रिपेयर करना या डिस्पेंस करना डोजेस फॉर्म का मिक्सचर, लोशन, ऑइंटमेंट जैसे। इस वजह से हम मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम करते हैं। बॉस आगे बढ़ा दो। जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं एलिगेशन मेथड पे। एलिगेशन मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है
जब आप इस पर मैं बात करता हूं तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके और हल्का सा यहाँ पे जो भी वो आई हैं, मतलब जो कैलकुलेशंस हैं वो यहाँ पे आती हैं। तो सबसे पहले एलिगेशन के हम डेफिनेशंस पे बात करते हैं। एलिगेशन मेथड इज यूज्ड व्हेन कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स मिक्सिंग of two similar preparation of different strength, then in that case alligation method is used. This method is recommended for the purpose of checking the calculation. आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं। तो बच्चे होता क्या है, होता क्या है, एलिगेशन मेथड में क्या लिखा हुआ है कि एलिगेशन मेथड यूज ही तब होता है, कब होता है सर? तब होता है जब दो चीज जैसे एक चीज है, ठीक है, अब उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग है, एक चीज के दो स्ट्रेंथ हैं। मैं आपको और अच्छे से एग्जांपल में समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पे लिखा ये हुआ है कि दो सिमिलर चीजों को अलग अलग स्ट्रेंथ, डिफरेंट स्ट्रेंथ में जब हम मिलाते हैं, इस केस में हमें एलिगेशन मेथड यूज होता है। ठीक है सर, अब मैं बताता हूं कि सर एक 12 रुपए किलो, ठीक है सर, 12 रुपीज केजी क्या मिलती है हमें? फॉर एग्जाम्पल टी, मान लो चाय पत्ती मिलती है बच्चे, हमें 12 रुपए किलो एक चाय पत्ती मिलती है। अरे 12 भी नहीं मानो आप, तो मानो 10। मैं एकदम कैलकुलेशन को और इजी करने के लिए आपसे बता रहा हूं, ठीक है। एक चाय की पत्ती हमें 10 रुपए किलो मिलती है और दूसरी चाय की पत्ती हमें कितने रुपए की मिलती है बच्चे? 15 रुपए की मिलती है, 15 रुपए केजी मिलती है। अब सर दोनों क्या है? दोनों क्या है? चाय पत्ती है। तो मिक्सिंग ऑफ टू सिमिलर थिंग्स, टू सिमिलर प्रिपरेशन, तो दो जो सिमिलर प्रिपरेशन है वो क्या है? चाय पत्ती है। हाँ सर, ये समझ में आ गया कि दो सिमिलर प्रिपरेशन चाय पत्ती हैं। अब एक का रेट है 10 रुपए केजी, एक का 15 रुपए केजी। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको कर रहे हैं मिक्स, एक कंटेनर ले रहे हैं, उसको मिक्स कर दे रहे हैं। अब मिक्स हो गया, तो अब एलिगेशन मेथड करता क्या है? एक एवरेज इंटरमीडिएट निकालता है, बीच का निकालता है। तो आप ऐसा समझो कि कुछ 12 रुपए केजी या फिर 13 रुपए केजी जो इसका निकलेगा वो होगा इंटरमीडिएट, मतलब जो बीच का निकलेगा वो इंटरमीडिएट होता है और वही एलिगेशन मेथड में काम आता है। आप एक इमेजिन करो कि जब आप कपड़े लेने जाते हो और दुकानदार आपसे बोलता है 1000, आप बोलते हो 800, उसके बाद वो बोलता है कि नहीं 1000 से मैं कम नहीं करूंगा, फिर वो बोलता है कि नहीं 800 में मैं नहीं दे पाऊंगा। सो आपका स्टेटमेंट होता है कि कुछ बीच का देख लो भैया। सो बीच का क्या होता है? 900 रुपए में आप डील डन करके चले आते हो। सो आगे बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा सा मैं डिटेल में आगे एक स्लाइड में बताता हूं। तो मान लो एक ड्रग है हमारी एक्स, एक ड्रग का नाम है एक्स, दूसरी ड्रग का नाम है वाई। एक ड्रग की कंसेंट्रेशन है 80, दूसरे की कंसेंट्रेशन है 40। सर ये दोनों ड्रग सिमिलर हैं, आपस में सिमिलर हैं, कंसेंट्रेशन और स्ट्रेंथ में अंतर है। हाँ सर, ये समझ में आ गया। सो अब इसका हम अगर इंटरमीडिएट निकालते हैं, कुछ बीच का निकालते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, तो क्या निकल के आता है? 50, क्योंकि 80 से उधर जाओगे तो 50 और इधर 40 के उधर जाओगे तो ठीक है। अब इन दोनों को इसका रेशियो निकालना होता है कि कितने पार्ट्स में हम इसको यूज कर रहे हैं। तो इस वाली यूनिट को सर पेन का कलर चेंज कर दो ना, बहुत कलर तो है, ठीक है सर, पिंक कर देते हैं। नहीं पिंक क्यों करें सर, ब्लू रखते हैं। सो 80 है, एक x की कंसेंट्रेशन, x की स्ट्रेंथ कितनी है? 80 है और y की स्ट्रेंथ 40 है। सर जो इंटरमीडिएट आपने निकाला वो 50 है। तो अब कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले इस यूनिट को, इस वाली जो डाटा है इसको इससे माइनस कर देंगे। कैसे? 80 माइनस 50 करेंगे, सर निकल के आया कितना? 30। अब सर ये वाली यूनिट को, जो 50 इंटरमीडिएट निकल के आया, उसमें जो कम वाली यूनिट है 50 को 40 से माइनस करेंगे और जैसे ही माइनस करेंगे तो 10 निकल के आएगा। सो जो रिजल्ट निकल के आया बच्चे, वो निकल के आया 30:10। सो 30:10। तो जब अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको बताना है कि कितने पार्ट्स यूज होते हैं। तो जो भी अगर क्वेश्चन को, मैं यहाँ कोई क्वेश्चन तो नहीं लिया हूं, लेकिन अगर क्वेश्चन होता तो वहां पे 30 पार्ट यूज होता। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एलिगेशन मेथड में यहाँ पे खत्म कर दिया हूं, आगे बढ़ते हैं। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन ऑफ प्रूफ स्पिरिट। सर फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्यों पढ़ना है, क्यों करना है, क्यों समझना है। अब मुझे भी समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर, ये नया टर्म तो है ना प्रूफ स्पिरिट, ये क्या है सर? बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, जब इस पे मैं बात करूंगा, बताऊंगा तो आपको मजा आएगा। सो सबसे पहले प्रूफ स्पिरिट इज अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल। ये हुई ना इंटरेस्ट वाली बात, एल्कोहल एंड वाटर, जल ही जीवन वाला। पानी
और एल्कोहल का बहुत पुराना रिश्ता है। सो प्रूफ स्पिरिट इज अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर दैट कंटेन स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ एल्कोहल। अब सर जैसा कि हमें पता है कि एल्कोहल होती है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन भी कुछ होती है। हाँ सर होती है, क्योंकि वही तो लिक्विड बनाता है, वही तो उसमें फ्लो प्रॉपर्टीज ऐड करता है। एल्कोहल अपने आप में क्या है, लिक्विड ही है, लेकिन उसमें कुछ पानी भी ऐड होता है और उस कुछ स्टैंडर्ड अमाउंट एक होता है उसमें ऐड होता है। सो जो भी अब प्रूफ स्पिरिट तो आपको समझ में आ गया ना, प्रूफ स्पिरिट क्या होता है। हाँ सर प्रूफ स्पिरिट समझ में आ गया। प्रूफ स्पिरिट थोड़ा सा और मैं, हाँ प्रूफ स्पिरिट की अगर बात करें तो स्पिरिट क्या होता है, इथाइल अल्कोहल को ही हम स्पिरिट कहते हैं। हाँ सर ये चीजें समझ में आ गई। पुरानी वाली स्लाइड पे आओ और जैसे ही इस पे बात कर रहे थे आप, तो प्रूफ स्पिरिट क्या है, मिक्सचर होता है अल्कोहल का, वाटर का, और कंटेन क्या करता है, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अल्कोहल। सर ये चीजें समझ में आ गई प्रूफ स्पिरिट क्या होता है। अब आगे बताओ। आगे बताने में भैया कुछ स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं उसके बाद ही कोई सारी बातें होती हैं। तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट में क्या होता है, प्रूफ स्पिरिट, सॉरी बेटा ये स्पिरिट है, सो SPIRIT स्पिरिट। ये प्रूफ स्पिरिट की बात करते हैं तो यूएस में ही बात हो रही है। यूनाइटेड स्टेट में 50% इथेनॉल बाय वॉल्यूम एट 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, 50% इथेनॉल होता है, ठीक है सर, और 16 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये तो समझ में आ गया सर कि यूएस में जो होता है वहां पे इथेनॉल का कंसंट्रेशन, मतलब स्पिरिट का कंसंट्रेशन कितना होता है, 50% होता है। सर ये चीजें समझ में आ गई। अब सर वहां की हम यूएस में जो प्रूफ स्पिरिट लेने थोड़ी नहीं जाएंगे, हमें तो जरूरत है हमारे होम टाउन में, हमें तो जरूरत है हमारे देश में। तो हमारे देश की बात करते हैं, उसके साथ साथ कुछ और देश के डाटा तो याद करने ही पड़ेंगे बच्चे। इंडिया की तो बात करेंगे ही, कनाडा और ब्रिटेन की भी बात करेंगे। यहां पे क्या रेशियो चलते हैं, तो यहां पे 57.1, हम यहां पे भी 7 कदम आगे ही हैं। सो 57.1 इथेनॉल होता है और उसको 51 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखते हैं। सो एक चीज तो समझ में आ गई ना कि जो यूएस में होता है वो 50, मतलब यूएस में आप 50 याद रखोगे, ठीक है। आपको एक चीज याद रखनी है कि सबसे पहले प्रूफ स्पिरिट क्या होता है, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर होता है स्टैंडर्ड अमाउंट में। अब स्टैंडर्ड अमाउंट किसने क्या सेट किया हुआ है, इस पे बात करेंगे सर। इस पे बात करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है। यूनाइटेड स्टेट्स में 50% इथेनॉल ऐड होता है और ये सारी चीजें हो गई। अब सर ब्रिटेन, कनाडा, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में आप ऐसा रखना कि 50, मतलब यूएस वाले अगर 50 हैं तो हम 57 है, 57.1 है, 57.1, तो 57.1% है। तो यहां पे हम उनसे 7 कदम आगे हैं, ऐसा थोड़ा इसको याद कर लेना। अब सर प्रूफ स्पिरिट जो 1701 में, ये जो टर्म है 1703 में सबसे पहले कॉइन हुआ था। तो यहाँ पे प्रूफ इन 1703 द टर्म प्रूफ स्पिरिट, सॉरी ये स्पिरिट है, स्पिरिट तो जो सबसे पहले यूज हुआ था वो 1703 में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं सर। ये चीजें समझ में आ गई कि यूएस में क्या होता है, 50% होता है, यहाँ पे 57.1% होता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ते हैं बच्चे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था स्पिरिट इक्वल्स टू इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को ही हम स्पिरिट कहते हैं। अब वही है ना कि बेटा इधर से बोलो या उधर से बोलो तो वही बात बराबर है। इथाइल अल्कोहल बोलो आप स्पिरिट बोलो, एक ही चीज है। सो वी हैव टू पे, पैसे की बात करते हैं। वी हैव टू पे टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्पिरिट। सर ये तो हमें पता है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है स्पिरिट का। और एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स, बच्चे आप टैक्स बोल दो, एक शब्द में टैक्स बोल दो, या फिर एक्साइज ड्यूटी बोल दो, या एक्साइज टैक्स बोल दो, तीनों ही चीजें एक ही हुई। ओके सो आगे बढ़ते हैं। टैक्स किस पे बेस्ड होता है? टैक्स इज बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ स्पिरिट प्रेजेंट और स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट फॉर एक्साइज ड्यूटी और टैक्स पर्पजेस।
सर टैक्स ऐसे मनमाना तो ले नहीं सकते ना कि 1000 लीटर ले जा रहे हो तो आप 1000 हमें दे दो निकल जाओ, नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है यहाँ पे कि जो टैक्स होता है किस पे बेस्ड होता है, अमाउंट ऑफ स्पिरिट और स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट। कि अमाउंट क्या है, पहली बात तो आप ये बताओ कि कितना ले जा रहे हो, 1000 लीटर अगर ले जा रहे हो, 1000 लीटर ले जा रहे हो और फिर ले तो जा रहे हो, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ की भी तो बात करेंगे ना सर कि स्ट्रेंथ पे मतलब आपकी जो चीजें हैं वो ओवर प्रूफ है अंडर प्रूफ है। सर ये ओवर प्रूफ अंडर प्रूफ क्या है मैं आगे बताऊंगा, तो वो ओवर प्रूफ है अंडर प्रूफ है, तो इन सब सारी चीजों की बात होगी। उसके बाद जो आपकी वो होगी एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स, और वी कैन सिंपली से कि टैक्स, तो टैक्स डिसाइड होगा। सो द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इज कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ प्रूफ स्ट्रेंथ। प्रूफ स्ट्रेंथ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्कोहल की स्ट्रेंथ। अब सर जो आपने दो टर्म बोले थे कि अंडर प्रूफ और ओवर प्रूफ क्या होता है, इसको हाईलाइट कर लो। अगर प्रूफ स्पिरिट का क्वेश्चन आता है तो ये आपको ऐसे ही अंडरलाइन करके लिखना होगा। हाँ सर लिखेंगे ना, क्यों नहीं लिखेंगे, हमें भी नंबर चाहिए, तो नंबर तो चाहिए बेटा, लेकिन आप समझो भी ओवर प्रूफ क्या होता है। ओवर प्रूफ मतलब जो आपको मैंने स्टैंडर्ड, देखो गलत सही का क्या होता है, आप प्रैक्टिकल होके बात करते हैं बेटा कि गलत सही का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से। आपके हिसाब से ऐसा होता है कि एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट कर दी गई, मतलब अगर आप 18 साल के हो और अगर आप बाइक चला रहे हो, यू डोंट हैव अथॉरिटी की, जो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप फिर भी गाड़ी चला रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, यस और नो। और अगर आप 18 साल के ऊपर हो और फिर भी आप लाइसेंस लेके गाड़ी चला रहे हो या हेलमेट नहीं पहन रहे हो, मतलब आप ऐसा समझो कि मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आप पहले एक स्टैंडर्ड सेट करते हो। अगर आप स्टैंडर्ड के अंडर हो तो आप अंडर प्रूफ हो, और अगर स्टैंडर्ड से बाहर हो, समझ रहे हो आप, मतलब आप 18 साल से भी ऊपर हो तो आप ओवर प्रूफ हो। अब मैं इसकी बात करता हूं कि सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड पे बात क्या की थी, 57.1। हमने ये बताया था कि हम उनसे इंडिया जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट है, उनसे हम 7 कदम आगे हैं। हाँ सर ये चीज़ें मुझे भी समझ में आ गई कि उनसे 7 कदम आगे हैं। तो अगर कंसंट्रेशन जो स्ट्रेंथ है, सर ये स्ट्रेंथ की जो बात की थी आपने, अगर स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, 57.1 से ज़्यादा है, देन वी कॉल इट ओवर प्रूफ। समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं, अगर ये स्ट्रेंथ आपकी 57.1 से कम है, सर जब अगर कम है तो उसको कहेंगे अंडर प्रूफ। एक चीज आपको याद करनी है, प्रूफ, प्रूफ हो गया। अब अंडर, ओवर साइज टी शर्ट चलती है ना बेटा, ओवर साइज टी शर्ट का भी ट्रेंड है, तो ओवर साइज टी शर्ट से हम ये याद करेंगे कि ज्यादा, मतलब ओवर क्या होती है, बड़ी होती है। सो 57.1 से अगर ज्यादा है तो ओवर प्रूफ हुआ। अंडर साइज से तो ये हुआ, मतलब 57.1 से कम हुआ, सो क्या हो गया, अंडर प्रूफ हो गया। आगे बात करते हैं ओवर प्रूफ एल्कोहल। ओवर प्रूफ एल्कोहल is often used for specific purpose like making cocktails or for traditional spirit such as local spirit or certain type of rum। एक चीज तो समझ में आई ना कि सर किसी की हम पोटेंसी ज्यादा कर ही क्यों रहे हैं। आपको लगा ना कि ओवर प्रूफ बनाने के हमारे मतलब क्या है, मतलब ओवर प्रूफ बनाना क्यों पड़ रहा है, कभी सोचा आपने? नहीं सोचा तो आप सोचो, और सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि ओवर प्रूफ जो अल्कोहल होते हैं वो इसलिए यूज होते हैं बेटा क्योंकि उनको क्या करते हैं हम कॉकटेल्स बनाने में यूज करते हैं ओवर प्रूफ जो अल्कोहल, क्योंकि उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और वो रेगुलर वन से थोड़ा सा पोटेंट होते हैं। मतलब जो रेगुलर जो अल्कोहल होती है, जो प्रूफ स्पिरिट होती है, वो कम पोटेंसी दिखाती है, लेकिन जब इसमें ओवर प्रूफ है मतलब पोटेंसी उसकी ज़्यादा है तो यहाँ पे थोड़ा वो ज़्यादा पोटेंट होगी। तो कॉकटेल्स बनाने में यूज करते हैं। लोकल स्पिरिट मतलब जो गांव में देसी दारू के नाम से जानते हैं वो बनने में काम आता है, और रम तो आप सब जानते हो। सो स्पिरिट बनती है। अब यहां पे लिखा हुआ है कि जो ओवर प्रूफ स्पिरिट है ये थोड़ा सा पोटेंट है रेगुलर वन से, जो रेगुलर आती हैं उनसे थोड़ा सा पोटेंट है। हाँ सर प्रूफ स्पिरिट का भी खेल हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बता दो। इन इंडिया की बात करते हैं। सर भारत में रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं, तो इसीलिए मैं इंडिया की बात करता हूं। इन इंडिया एक्साइज ड्यूटी इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ रुपीज। सर ये तो बहुत कॉमन सी चीज है और आप बता रहे हो, लेकिन हम सुन ले रहे हैं।
कॉमन सी चीज़ है, रुपीज़ और लीटर के हिसाब से सब सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। और प्रूफ अल्कोहल, क्योंकि सर अगर ये इंडिया है, यहाँ की करेंसी क्या है, रुपीज़ है, तो यहाँ पे डॉलर्स पे तो कैलकुलेशन होगा नहीं। सर आपने बताया वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट है या जो वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, लीटर है। वहीं अगर उसकी बात करते हैं वेट की, तो उसकी क्या है, केजी है। तो यहाँ पे लीटर और रुपीस का खेल है और इसी के हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय प्रूफ स्ट्रेंथ इक्वल्स टू परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इनटू 1.73। समझ में आया बेटा, कि प्रूफ स्ट्रेंथ जो होती है उसके हिसाब से सारी चीजें यहां पे कैलकुलेट होती हैं। प्रूफ स्ट्रेंथ ही जो हमारी मेन चीज है वो है, प्रूफ स्ट्रेंथ के हिसाब से ही सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं। आई थिंक सो कि यहां पे फर्स्ट यूनिट की जो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन वाली पार्ट है, अब एक पार्ट और बचेगा आइसोटोनिसिटी वाला। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप इसको फॉलो कर लो। फॉलो इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं अपने फॉलोअर्स बढ़वाऊं, आपको जो सारे भी डाउट हैं कॉलेज से रिलेटेड, अब कॉलेज से रिलेटेड ऐसे डाउट नहीं कि सर हमारे कॉलेज में ठंडा पानी नहीं आता, नहीं आता, आप कॉलेज प्रशासन से बात करो। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट हो, पर्सनल डाउट हो कि सर मुझे कॉलेज में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, इसको मैं कैसे, इसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाऊं, तो उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं। 24/7 यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन मिलेंगे। तो तब तक के लिए इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और टू बी कंटिन्यूड, स्टे ट्यून्ड। आगे वाली आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक